तो दोस्तों इंटरनेट तो आप सभी इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट के इस दौर में बहुत सारी एप्लीकेशन है मार्केट में। नेटफ्लिक्स, amazon, फ्लिपकार्ट और ये सारी एप्लीकेशंस आखिर चलती कैसे? इनमें ऐसा क्या है जो इतने सारे यूजर्स को इतनी इफिशिएंटली हैंडल कर पाती हैं? जबकि कोई छोटी-छोटी वेबसाइट्स जो हैं, छोटे-छोटे ऐप्स, वो ज़्यादा यूजर के आते ही उन पे लोड इतना बढ़ जाता है कि वह क्रैश कर जाती हैं। लेकिन जो बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं, बड़े-बड़े ऐप्स हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, ये ऐसा क्या करती हैं आखिर? जिसकी वजह से इनका जो सिस्टम है इतना एफिशिएंट बन पाता है। कितने भी यूज़र्स आ जाएँ, ये कभी क्रैश नहीं करती हैं। रीज़न क्या है? इस वीडियो हम यही समझेंगे कि एक एग्ज़ाम्पल उठाएँगे नेटफ्लिक्स और पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे नेटफ्लिक्स ऐसा क्या करता है, जो आज वो इतना बड़ा बन गया है और इतने सारे यूज़र्स होने के बावजूद वो कैसे इतनी आसानी से फ़िल्म स्ट्रीमिंग करता है। पूरे नेटफ्लिक्स को आज तोड़ के रख देंगे। तो आपको इस वीडियो में आगे ये देखने मिलेगा कि नेटफ्लिक्स कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है, उनको कैसे इस्तेमाल करता है, आपको इतना बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि नेटफ्लिक्स जो है नंबर 1 पर है ओटीटी स्ट्रीमिंग के मामले में। और वो क्यों है? इसके पीछे एक नेटफ्लिक्स का बहुत बड़ा सीक्रेट है और मैं उस सीक्रेट को आज रिवील करूँगा इस वीडियो में। अगर आपको वो सीक्रेट जानना है, आपको जानना है नेटफ्लिक्स कैसे नंबर 1 पर बना हुआ है, आप इस वीडियो को आगे ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो हम लोग समझेंगे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एंड नीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एट अ पॉइंट, जैसे कि आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई बिजनेस बना रहे हैं, तो आपकी कंप्यूटिंग पावर एट अ पॉइंट आपको कम पड़ने लग जाएगी। और अगर आप एक ही सिस्टम इस्तेमाल करिएगा तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाएगा। जैसे कि आपने वो आपका सिस्टम फेल होगा, पूरा बिजनेस फेल हो जाएगा। तो इस तरह से बिजनेसेस को नहीं बनाया जाता है। बनाया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के हिसाब से। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है कि जैसे आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी कस्टमर को, तो उस सर्विस को जब आप अपने कंपनी में बनाते हैं तो अलग अलग कंप्यूटर से बनाते हैं और फिर सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे एक कंप्यूटर में आप एक सर्विस का एक पार्ट रखिएगा, दूसरे कंप्यूटर में दूसरा पार्ट, तीसरे कंप्यूटर में तीसरा पार्ट, चौथे कंप्यूटर में डिस्प्ले करा दिएगा सब कुछ। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इस तरह से किया जाता है कि बांट दिया जाता है कामों को। पावर बढ़ जाती है। आप जितने सर्वर लगा दीजिए, जितने कंप्यूटर लगा दीजिए, पावर बढ़ जाएगी आपकी और आप इसको हॉरिज़ॉन्टली बहुत ज़्यादा स्केल अप कर सकते हैं। एक सिस्टम का पावर कितना ही बढ़ा सकते हैं। एक मैक्सिमम लिमिट होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। बट इसका भी दिक्कत है कि सारे कनेक्शंस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और मान लीजिए ये डेटाबेस है। आपको डेटाबेस से क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे जो दो एक एक दो, जैसे पहले ही सिस्टम था, आप इसी सिस्टम में जाके डेटा चेंज कर दीजिएगा, सारा जगह डेटा चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको चार पांच जगह जाके करना पड़ेगा, जो कि बहुत हेक्टिक टास्क बन जाता है। तो उसी चीज को करने के लिए एक टूल आया है। एक टूल आया है, काफका। काफका का मैं आपको एग्जांपल समझाऊं रियल लाइफ में। तो जैसे कि देखिए, आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे कि आपका जो सामान है वो आता है, और अगर ऐसा आप मान लीजिए ऐसा होता है कि आपका सारा सामान एक रूम में बंद कर दिया जाता है और आपको जाके वहां पहचान के लेना होता है। बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बहुत भगदड़ मच जाती है। पर इंस्टेड ऑफ क्या होता है कि कन्वेयर बेल्ट पे सब कुछ आता है और आप अपना सामान पिक करके उठा लेते हैं। बहुत ही स्मूथ स्मूथ सिस्टम होता है ना, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है। तो काफका उसी तरह का एक आर्किटेक्चर है। डेटाबेस से सारे डेटा को एक कन्वेयर बेल्ट पे एक स्ट्रीम क्यू पे रख दिया जाता है और ये डेटा फ्लो होता है। और सारी जो टीम्स होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती है, वो इस क्यू को देखती हैं और जो अपने काम का डेटा होता है वो उठा लेती हैं। उससे क्या होता है कि ये दोनों सर्विसेज ज्यादा लिंक्ड भी नहीं रहती आप आपस में। तो डिकपलिंग हो जाती है। तो मान लीजिए एक सर्विस खराब हुई, दूसरी सर्विस भी चलती रहेगी। इस तरह से कंप्यूटिंग पावर भी बढ़ेगी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी नहीं है और हमारी कंपनी भी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। थैंक यू। अब बात करेंगे नेटफ्लिक्स के टेक स्टैक के बारे में। बहुत डिटेल में बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे। देखिए, टेक स्टैक ऑफ नेटफ्लिक्स। पहले क्या आता है इसमें, फ्रंट एंड वगैरह आता है। ठीक है, कि नेटफ्लिक्स का जो ऐप है वो बना किस तरह से है, किस लैंग्वेज में कोड हुआ है वो। फिर नेटफ्लिक्स बैकएंड आता है कि बैकएंड में मतलब नेटफ्लिक्स का बैकएंड सर्वर किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से नेटफ्लिक्स का बैकग्राउंड काम करता है। डेटाबेस, नेटफ्लिक्स अपने डेटा को स्टोर कहाँ करता है, यूजर के डेटा को स्टोर कहाँ करता है, मेटा डेटा को स्टोर कहाँ करता है, वीडियोस को कहाँ स्टोर करता है वो। अब आता है नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग कैसे करता है।
कोई वीडियो चल रही है उसके पीछे भी तो कोई टेक्नोलॉजी है ना, तो नेटफ्लिक्स स्ट्रीम कैसे करता है? नेटफ्लिक्स जितना भी यूजर डेटा, यूजर हिस्ट्री, जितना भी डेटा जनरेट हुआ है उसको एनालिसिस कैसे करता है, उस और उस एनालिसिस का इस्तेमाल कहाँ करता है? CI/CD नेटफ्लिक्स के ऐप में कोई अपडेट होता है तो वो किस तरह से होता है? अब देखिए, पहले आप बात करते हैं कॉटलिन। कॉटलिन क्या है? एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जावा है जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है? और मॉडर्न लैंग्वेज फीचर से जावा थोड़ी पुरानी लैंग्वेज है, तो इसीलिए उसको मॉडिफाई किया गया है ताकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन अच्छे से चल पाए। अब बात करते हैं स्विफ्ट की। अब अगर iOS डिवाइस है, तो एप्पल डिवाइस है, तो उसमें अगर कोड करना है, तो मेनली स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा नेटफ्लिक्स की तरफ से। क्योंकि स्विफ्ट में थोड़ी सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, परफॉर्मेंस भी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, थोड़ी ऑप्टिमाइज है स्विफ्ट कॉटलिन से थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है iOS डिवाइस, मेनली सेफ्टी पर्पसेस। बात करते हैं रिएक्ट जेएस में। कभी वेबसाइट पे वीडियो देख रहे हैं नेटफ्लिक्स की आप, तो वो रिएक्ट जेएस में कोड लिखा गया है उस वेबसाइट का। और मेनली रिएक्ट जेएस इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रिएक्ट जेएस एक बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इसमें क्या होता है, हुक्स वगैरह बहुत दे दिए जाते हैं, तो वेबसाइट बहुत ही ऑप्टिमाइज चलती है। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब बैकएंड से आप कैसे, फ्रंट एंड बैकएंड के बीच में कोई इंटरेक्शन होता है ना, वो एपीआईज के थ्रू होता है। फ्रंट एंड बैक एंड से बात करता है थ्रू लैंग्वेज ऑफ एपीआईज। नेटफ्लिक्स में ग्राफक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये एपीआई की लैंग्वेज है, ठीक है? अब बहुत है, रेस्ट भी है, ग्राफक्यूएल भी है। ये रेस्ट में क्या होता था कि आप पूरा यूआरएल का डेटा एक साथ मंगाते हैं, जो कि एफिशिएंट कतई नहीं है। आपको यूआरएल का सारा डेटा चाहिए क्या? किसी लिंक का सारा डेटा चाहिए? नहीं चाहिए। इसीलिए आपने ग्राफक्यूएल की स्कीमा भेजता है साथ में, उसको क्या डेटा चाहिए, वो एग्जैक्टली लिख के भेज देगा आपके यूआरएल में, या जो भी उसको चाहिए वो भेज देगा किसी भी कनेक्शन के मुताबिक, ठीक है? तो फिर वो वही डेटा रिट्रीव कर लेगा। ओवर फिचिंग एंड अंडर फिचिंग नहीं होती है, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, साफ सी बात है। बात करते हैं स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट क्या ओपन सोर्स जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है जो कि माइक्रो सर्विसेज के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेटफ्लिक्स का पेमेंट सर्विस ऐप बनाना, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बेस्ड कुछ बनाना, नेटफ्लिक्स का कुछ स्ट्रीमिंग बेस्ड कुछ काम करना है। जैसे कि नेटफ्लिक्स की जो छोटी छोटी सर्विसेज है ना, छोटी छोटी सर्विसेज जैसे कस्टमर सपोर्ट हो गया, बिल हो गया वगैरह, ये जो छोटी छोटी सर्विसेज हैं उनका कोड स्प्रिंग बूट में लिखा गया है। फिर उन सारी सर्विसेज को कनेक्ट कर दिया गया है, एक नेटफ्लिक्स ऐप बन गया है। माइक्रो सर्विसेज का फ्रेमवर्क, छोटी 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 सर्विसेज बनाओ, सबको कनेक्ट कर दो, बढ़िया बन जाएगी। यही है। अब अपाचे काफका, अब देखिए छोटी छोटी सर्विसेज है, छोटी छोटी सर्विसेज का प्रॉब्लम एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है छोटी 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 सर्विसेज में, कि हर सर्विस को सारा डेटा तो नहीं चाहिए। अपाचे काफका क्या करता है कि जिस सर्विस को जो डेटा चाहिए, वो सर्विस अपाचे काफका में डेटा फ्लो हो रहा था नदी की तरह, तो नदी में से जिसको जितना पानी चाहिए वो निकाल लेता है। उसी तरह जिस माइक्रो सर्विस को जितना डेटा चाहिए वो निकाल लेता है अपाचे काफका से। बहुत एफिशिएंट तरीका है, डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहती है। इसी अपाचे काफका ने तो बहुत मचा रखा है भाई, सब सारी कंपनी इस्तेमाल करती है इसको तो। नेटफ्लिक्स जुल, नेटफ्लिक्स की राउटिंग सिक्योरिटी एंड लोड बैलेंसिंग सर्विस है। इसका मतलब क्या है? आपने यूजर जब लॉगिन करते हैं, आप जब नेटफ्लिक्स में लॉगिन कर रहे हैं, तो आप बेसिकली आप नेटफ्लिक्स जूल से इंटरेक्ट कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स जूल ऑथेंटिकेट कर दिया हमारा यूजर है कि नहीं, ये सिंपल बात है। हैंडल ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड राउटिंग देम टू अप्रोप्रिएट बैकएंड सर्विस। मतलब कि जो बैकएंड, जैसे कि आपको नेटफ्लिक्स से कोई सर्विस से, आपको जैसे कि आपको पेमेंट सर्विस पे क्लिक करना है नेटफ्लिक्स के, आप डायरेक्ट जाइएगा जूल पे, और जूल आपको डायरेक्ट कर देगा रिक्वायर्ड पेमेंट सर्विस पे। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन इसका मेन काम है, मैं तो कहूँगा ऑथेंटिकेशन वगैरह। और जो भी नेटफ्लिक्स, वो सारे रिक्वेस्ट जिसमें वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं होती ना, उसमें जरूर का काम आता है। वीडियो जब स्ट्रीम कर रहे होते हैं आप, तो ये स्ट्रीमिंग वाला सेक्शन में काम में आता है। लेकिन आप वीडियो आप बस आपको स्ट्रीम नहीं कर रही है, आपको कुछ ऐसा ही काम करना है, तो उसमें जूल काम में आता है। अब अपाचे फ्लिंक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। अपाचे फ्लिंक रियल टाइम डेटा डेटा एनालिसिस करता है, सिंपल सी बात है। आपने कभी देखा है ना कि आप कोई फिल्म देखें, उसके नीचे ही सारे रिकमेंडेशन उससे रिलेटेड आ गए, रियल टाइम में आपका डेटा प्रोसेस हो गया वहां पे।
अपाचे काफका ने डेटा भेजा, अपाचे फ्लिंक ने रियल टाइम में प्रोसेस करके माइक्रो सर्विसेज को डेटा भेज दिया, इस बंदे को ये रिकमेंडेशन भेज दो, वो अपाचे फ्लिंक करता है। रियल टाइम डेटा, रियल टाइम एनालिटिक्स, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। बात करते हैं माई स्क्यूएल डेटाबेसेस के बारे में। देखिए नेटफ्लिक्स पहले माई स्क्यूएल बहुत इस्तेमाल करता था, अब इस्तेमाल नहीं करता। क्यों नहीं, माई स्क्यूएल जो है रो बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स है, और रो बेस्ड में प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो मतलब कि स्केलिंग होती है थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। जो माई स्क्यूएल डेटाबेसेस हैं कर सकते हैं स्केलिंग, पर स्केलिंग करना हार्ड है। सिंपल है, स्केलिंग कर सकते हैं पर हार्ड है, इसीलिए माई स्क्यूएल एंड देखो नेटफ्लिक्स ने ड्रॉप कर दिया एज देयर मेन डेटाबेस। अब नेटफ्लिक्स मेनली यूज करती है कैसेंड्रा वगैरह। पर माई स्क्यूएल की खासियत है ना कि वो सिक्योरिटी बहुत प्रोवाइड करती है, माई स्क्यूएल डेटाबेस। तो इसीलिए नेटफ्लिक्स अभी भी जो बिलिंग की इंफॉर्मेशन है, जो यूजर की मेन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, वो माई स्क्यूएल में स्टोर करता है। अब आते हैं कैसेंड्रा, अपाचे कैसेंड्रा। नेटफ्लिक्स को माई स्क्यूएल से दिक्कत हो रही थी, इसीलिए नो एसक्यूएल डेटाबेस की तरफ चली गई वो। अपाचे कैसेंड्रा की खास बात है हाईली स्केलेबल है, हाई परफॉर्मेंस है इसमें, और कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। तो सारी यूजर एक्टिविटी इसमें ये लोग फेंक देते हैं। उसके बाद से जितना भी यूजर हिस्ट्री सब इसमें चली जाती है, यूजर लॉग सब इसमें चले जाते हैं। आपने किसी वीडियो पे क्लिक किया, सब सब इसमें चला जाता है। तो जितनी भी यूजर एक्टिविटी सारी की सारी ट्रैकिंग का डेटा सब कैसेंड्रा में जाता है। अब कैशे, कैशे क्यों? कैशे होता है आपको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि आपने लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन किया, आप आने में आपका आपका जो डेटा पड़ा रहेगा, मान लीजिए वो डेटाबेस में पड़ा हुआ है, तो सर्वर से डेटा आने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए कैश करते हैं। कैश मतलब कि एट ए क्लोजर लोकेशन स्टोर कर दिया है आपका डेटा को। जैसे कि आपकी ही क्या कहते हैं, लैपटॉप में आपका डेटा स्टोर कर दिया है, आपका यूजर डेटा, आपकी जो 10 मेन रिकमेंडेशंस हैं। तो आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा, फटाक से दिख जाएगा आपको कि हाँ ये मेरे प्रोफाइल, ये मेरे 10 रिकमेंडेशन, मैं इनमें से किसी फिल्म पे क्लिक कर देता हूँ, देखता हूँ आराम से। तो कैशे वही है कि कैश, ईवी कैशे टू कैश फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, आपके द्वारा फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को इन मेमोरी ये कैश कर देता है। और इन्होंने ईवी कैशे ये अपना ही कुछ बनाया है कि नेटफ्लिक्स का आर्किटेक्चर इतना बड़ा था कि कोई नॉर्मल कैशे नहीं बना सकते थे वो लोग, इसलिए अपना ईवी कैशे बनाया है। तो लेटेंसी रिड्यूस कर देता है। अब डेटाबेस में बार रिक्वेस्ट जा नहीं रही ना, तो डेटाबेस का लोड मिनिमम हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग करने के लिए नेटफ्लिक्स ओपन कनेक्ट, इलास्टिक ट्रांसकोडर, अमेज़न क्लाउड फ्रंट, इन सब का इस्तेमाल करता है। इस इनकी चीज़ की चर्चा आने वाले सेक्शन में डिटेल में करेंगे। नेटफ्लिक्स डेटा एनालिसिस के लिए अपाचे फ्लिंक मैंने आपको बताया डेटा एनालिसिस कैसे करता है वो। अपाचे स्पार्क का भी इस्तेमाल करता है, हडूप फ्रेमवर्क का भी इस्तेमाल करता है, टैबलू का भी इस्तेमाल करता है वो। बेसिकली नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन है ना, बहुत तगड़ा है, आप सब जानते हैं जो जो नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन्हीं सब की बदौलत है, टैबलू, स्पार्क, फ्लिंक, हडूप फ्रेमवर्क की बदौलत है वो। बात करते हैं नेटफ्लिक्स में, मान लीजिए कोई ऐप, मतलब नेटफ्लिक्स को कोई नया फीचर आता है ना, तो वो इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग आता है, CI/CD, जीरा वगैरह। अब माइक्रो सर्विसेज का कोड लिख दिया, जो नया फीचर डालना है, जो नई सर्विस डालनी है। अब वो सारे ऐप्स में पहुंचेगा कैसे? सारे के सारे जितने ऐप्स पड़े हैं दुनिया में नेटफ्लिक्स के, जो डिवाइसेस पड़ी हैं, वो सब पहुंचेगा कैसे? वो इसकी मदद से पहुंचेगा। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब है कि जैसे कि कोई नया कोड लिखा आपने, ठीक है, उस नए कोड को इंटीग्रेट करना है किसके साथ? जो नेटफ्लिक्स का मेन सर्वर कोड है, अच्छे से इंटीग्रेट हो जाए, बिल्ड होने की प्रॉब्लम ना हो गई तो डायरेक्ट वो भेज देगा डेवलपर को कि हाँ, ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक ठीक करो। बहुत फास्ट होता है। कोई बग वग हुआ तो उसको भी ठीक करेंगे वो लोग। बग वग ढूंढने का काम आता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। अब कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि जैसे ही कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ, कंटिन्यूस डिप्लॉय करना, उसको वैसे ही डिप्लॉय कर दो बीटा फीचर डाल के, सब ऐप। यही है नेटफ्लिक्स का टेक स्टैक। मैं देखा डिटेल में सबको देखा, वही है नेटफ्लिक्स का फ्रंट एंड देखा, बैक एंड देखा, डेटाबेस देखा, स्ट्रीमिंग देखी, प्रोसेसिंग देखी, CI/CD देखी। दैट्स इट फॉर नेटफ्लिक्स टेक स्टैक, इट्स मेन टेक स्टैक। और भी कुछ कुछ होता है इसमें, पर मैं सब कवर नहीं कर सकता, इसलिए अभी मेन कवर कर रहा हूँ बस। बात करेंगे नेटफ्लिक्स का जो मेन आर्किटेक्चर है ना, उसके बारे में सही से ढंग से बात करेंगे। दो फेजेस में बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे कि नेटफ्लिक्स वीडियो स्ट्रीमिंग, वो थोड़ा अंत में बात करें। पहले बात करेंगे कि नेटफ्लिक्स जो वीडियो स्ट्रीमिंग के अलावा जो जो काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। देखिए
पहले मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए, सबको शुरुआत में चलता हूँ जहाँ डिवाइस पड़ा है आपका। डिवाइस के अंदर आप कुछ भी लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आपको एपीआई हिट कर रहे हैं। वो एपीआई, वो डीएनएस, वो जो एड्रेस होता है वो होता है लोड बैलेंसर का। तो आपकी रिक्वेस्ट पहले जाती है एक लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंसर का काम क्या है, एक ऐसे सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना जिस पे लोड कम हो, ताकि आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिल सके, ठीक है। अब वो उसके बाद जाती है जो मेन सर्वर, उसके अंदर एक सर्वर पे, उसका नाम है नेटिव सर्वर। और ये जो पूरा आर्किटेक्चर है वो जूल आर्किटेक्चर है नेटफ्लिक्स का, खुद का बनाया हुआ। उसके बाद जाती है वो रिक्वेस्ट निकल के इनबाउंड फिल्टर पे। इनबाउंड फिल्टर क्या करता है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपके यूजर डिटेल्स को वेरीफाई करता है और आपकी रिक्वेस्ट वैलिड है कि नहीं ये चेक करता है। फिर उसके बाद जाती है रिक्वेस्ट एंड पॉइंट फिल्टर पे। अब वो क्या करता है ना, वो रिक्वेस्ट को भेजता है आगे मैं माइक्रो सर्विसेज के पास में। आपने जिस सर्विस को कॉल किया होगा, आपने लॉगिन की सर्विस को कॉल किया, आपने पेमेंट की सर्विस को कॉल किया है, आपने हिस्ट्री की सर्विस को कॉल किया है, आपने कंप्लेन की सर्विस को कॉल किया, किस सर्विस को कॉल किया है, ये एंड पॉइंट फील्ड वहां भेज देगा। पर सर्विसेज के भी इंस्टेंसेस चल रहे होते हैं, कौन से इंस्टेंस पे कम लोड है वो भी जज कर लेता है। तो ये लोड बैलेंसिंग का भी काम करता है बेसिकली एंड पॉइंट फिल्टर। आउटबाउंड फिल्टर क्या करता है, ये इधर रिक्वेस्ट को वापस भेजता है एज अ फॉर्म रिस्पॉन्स। जैसे कि यहाँ सारा रिस्पॉन्स आ गया इस एरिया से, माइक्रो सर्विसेज ने आपको सारा रिस्पॉन्स दे दिया। अब ये भेज देगा आपको जो रिस्पॉन्स आया रहेगा। तो देखिए, यहाँ एक एलिमेंट है हिस्ट्रिक्स। हिस्ट्रिक्स समझते हैं क्या करता है। अब देखिए, आप आ जाते हैं माइक्रो सर्विसेज वाले एरिया पे। देखिए, हिस्ट्रिक्स का मेन काम क्या है ना, सिस्टम को फॉल्ट टॉलरेंट बनाना। इसका मतलब क्या है कि कोई भी माइक्रो सर्विसेज खराब हो गई तो ध्यान रखना उस चीज का। हिस्ट्रिक्स से बस इतना ही काम है। देखिए, हिस्ट्रिक्स रिक्वेस्ट पहले आइडेंटिफाई करेगा क्या आपकी जो रिक्वेस्ट है, क्या कि आपने जिस सर्विस को कॉल किया है क्या वो क्रिटिकल माइक्रो सर्विस है या वो माइक्रो सर्विस है बस। क्रिटिकल माइक्रो सर्विस मतलब यूजर डेटा, कुछ भी यूजर से रिलेटेड, कुछ भी इंपॉर्टेंट सर्विस, वो आती है क्रिटिकल माइक्रो सर्विस। अब इंपॉर्टेंट सर्विस को आप बार बार कॉल कीजिएगा, कीजिएगा ना, उसका जो डेटा है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैशे में स्टोर कर दिया जाता है, और यहीं से आपका जो रिस्पॉन्स है वो रिटर्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपने किसी ऐसी सर्विस को कॉल किया है जो क्रिटिकल नहीं है, तो वो सर्विस क्लाइंट के थ्रू यहाँ पे जाएगा और वापस आ जाएगा। माइक्रो सर्विस क्या होते हैं, माइक्रो सर्विसेज इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स इन विच स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क कोड लिखा रहता है ना। एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है जिनमें जावा कोड लिखा गया है, और वो कोड आपके जो काम आपने रिक्वेस्ट किया वो आपको करके देता है। यही है माइक्रो सर्विस, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स विच आर एग्जीक्यूटिंग योर टास्क, एज सिंपल एज दैट। अब माइक्रो सर्विसेज क्या करती है, डेटा जनरेट करती है। तो इधर इधर से यूजर आप कुछ रिक्वेस्ट किया, उस रिक्वेस्ट पे क्या रिस्पॉन्स गया, ये सब डेटा जनरेट हुआ ना। पहले तो वो डेटा जाएगा, स्टोर हो जाएगा माइस्क्यूएल में, ठीक है। फिर वो जाएगा कैसेंड्रा में, दो तीन जगह स्टोर हो जाएगा। नेटफ्लिक्स अपने हिसाब से स्टोर कर लेगी माइस्क्यूएल में, पेमेंट वाली इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री, यूजर हिस्ट्री, लॉग्स वगैरह कैसेंड्रा में, ये बता ही चुका हूं मैं आपको। अब कुछ सर्विसेज होती है ना, और सर्विसेज जिनको डेटा चाहिए रहता है, या उस डेटा को नेटफ्लिक्स एनालाइज करता है, वो आता है नीचे वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। अपाचे चुकुआ जो है सारे माइक्रो सर्विसेज के जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करता है और भेज देता है एनालिसिस के लिए इधर एडब्ल्यूएस एस3 हडूप वाले फ्रेमवर्क में। मैंने बताया था ना आपको, हडूप फ्रेमवर्क जो है इस्तेमाल होता है डेटा एनालिसिस में mainly, ठीक है। अब वो अपाचे चुकवा काफका को डेटा भेज देता है। काफका मैंने बताया था कि वो डेटा की बहती नदी है। अब कुछ सर्विसेज होती है जिनको यूजर डेटा की जरूरत होती है। कुछ सर्विसेज होती है ना, जैसे सर्च की सर्विस होगी, उसको यूजर डेटा की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि मान लीजिए नेटफ्लिक्स से कंप्लेन आई किसी यूजर की, ईमेल वगैरह खराब हो गया, तो कहाँ देखेगा, वो इलास्टिक सर्च का इस्तेमाल करेगा, उसको सारी यूजर की डिटेल डिटेल आ जाएगी। लेकिन उसको डेटा चाहिए तो इलेक्ट्रिक सर्च को, तो कैसे है, वो काफका के थ्रू ले लेता है। स्पार्क को भी डेटा चाहिए रहता है थोड़ा एनालिसिस करने के लिए, तो वो भी काफका से डेटा ले लेता है। इसी तरह बहुत सारी सर्विसेज होती है, मैं दो ही दिखा रखी पर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिसमें जिनको नेटफ्लिक्स के माइक्रो सर्विसेज के द्वारा जनरेटेड डेटा चाहिए रहता है, तो वो काफका भेज देता है इनके पास। ये काफका की स्ट्रीम से थ्रू मैसेज राउटर से उठा लेती है, ठीक है। थोड़ा चलते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग की तरफ। देखिए, वीडियो स्ट्रीमिंग कोई माइक्रो सर्विस होगी। वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस को भी करने के लिए कोई माइक्रो सर्विस होगी, कोई ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होगा जो वीडियो सर्विसिंग को हैंडल करती है। तो
पहले क्या होगा कि वीडियो जो है ना, वीडियो यहाँ पे आएगी, ठीक है, किसी माइक्रो सर्विसेज में आप वीडियो डालिएगा, कोई माइक्रो सर्विस हैंडल कर रही होगी वीडियो स्ट्रीमिंग को या वीडियो डालने के प्रोसेस को। वो माइक्रो सर्विसेज का इस्तेमाल करके आप वीडियो को डाल दीजिएगा नेटफ्लिक्स में, लेकिन फ्रॉम एडमिन साइड। फिर क्या होगा, ट्रांसकोडर लग जाएगा। ट्रांसकोडर क्या करता है ना, वीडियो को डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशन में बांट देता है, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन के हिसाब से आपको स्ट्रीमिंग मिल सके, आपके नेट क्वालिटी के हिसाब से आपको स्ट्रीमिंग मिल सके, और उसको स्टोर कर देता है AWS S3 में, ठीक है। फिर नेटफ्लिक्स का अपना CDN होता है, करके ओपन कनेक्ट। अब ओपन कनेक्ट AWS S3 से निकाल लेता है डेटा को, और आपके डिवाइस में चलवा देता है वीडियो को। अब एक बार रिवाइज करते हैं अच्छे से, ठीक है, क्या हुआ मैंने एक एक कर बताया। पहले मैंने क्या बताया, आपकी रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ गई, लोड बैलेंसर पे, ठीक है। कोई पेमेंट वाली, लॉगिन वाली, वीडियो स्ट्रीमिंग के नहीं। अब फिर क्या हुआ कि वो गई नेटी नाम के सर्वर के पास, फिर यहाँ से गई इनबाउंड फिल्टर पे, फिर यहाँ से चली गई मेन माइक्रो सर्विस के पास, मेन माइक्रो सर्विस के पास चली गई यहाँ पे। यहाँ पे अगर वो क्रिटिकल होगी, तो कैशे में हो सकता है कि 90% चांस है कि पहले से उसका रिस्पॉन्स पड़ा हो, आपने कुछ रिक्वेस्ट किया, उसका रिस्पॉन्स पड़ा हो, वो भेज देगा। लेकिन अगर वो क्रिटिकल नहीं हुई, तो असली कोड चलेगा, जावा में जो लिखा होगा स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में माइक्रो सर्विसेज का, वो चलेगा, फिर आपको रिस्पॉन्स भेजेगा। अब आपके आपने जो ये इंटरेक्शन किया, उससे इंटरेक्शन का डेटा जनरेट हुआ, वो दो जगह चला गया, माइस्क्यूल डेटाबेस में, कैसेंड्रा में, ठीक है। ये अब दूसरी जगह कहाँ गया, अपाचे चुकवा। अपाचे चुकवा में ये माइक्रो सर्विसेज जितना डेटा जनरेट हो गया, और यहाँ भी वो दो जगह डिवाइड हो गया। तो एक तो गया एनालिसिस के लिए, एक गया जो सर्विसेज को, जिन सर्विसेज को डेटा चाहिए रहता है उनको। अब यहाँ से ये जो मेन हिस्सा वो रिकमेंडेशन वाला है, हाडूप फ्रेमवर्क में क्या होता है, रिकमेंडेशन वगैरह चल रहा होता है, ये जिससे आप रिकमेंडेशन दिखता है ना, ये जो है नेटफ्लिक्स एडमिन एडमिन वगैरह के लिए है। और ये हो गया डेटाबेस वाला एरिया, डेटाबेस वाला ये है मेन आपका, ये माइक्रो सर्विसेज मेन है, इसको बहुत डिटेल में आप खोल सकते हैं माइक्रो सर्विसेज वाले को तो। और ये रहा आपका हिस्ट्रिक्स, जो कि मतलब जो कि ये डिटरमाइन करता है कि कभी नेटफ्लिक्स बंद ना हो, इसका मेन काम ये हिस्ट्रिक्स है, कभी नेटफ्लिक्स बंद ना हो, मेन काम ये हिस्ट्रिक्स का। और ये कैसे करता है हिस्ट्रिक्स, ये मैं बता चुका हूँ कि हिस्ट्रिक्स क्या करता है कि मान ली कोई कोई कंप्यूटर खराब हो गया है ना, तो उसका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स पड़ा होता है, वो निकाल देता है, सिंपल सी बात है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, सब तरीके को डिस्कस नहीं किया जा सकता, करेंगे अगले आने वाली वीडियोस में। ऐसे ही काम होता है। अब अगले जो सेगमेंट होगा उसमें बात करूंगा कि ये वीडियो स्ट्रीमिंग कैसे होती है नेटफ्लिक्स में। मैंने आपको हल्का सा बताया कि सीडीएन से कनेक्ट वगैरह होता है, लेकिन अच्छा से नहीं बताया ना। अगले सेगमेंट में बताऊंगा आपको अच्छे से। सो इस सेगमेंट के लिए इतना ही। हाँ, हो गया। चलिए अब बात करते हैं सीडीएन्स के बारे में, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स। अब देखिए, मान लीजिए आपको नेटफ्लिक्स का कोई वीडियो देखना है, ठीक है। अब मान लीजिए सर्वर अमेरिका में है, आप इंडिया में, ठीक है। अब अमेरिका से सर्वर इंडिया में वीडियो जो है ट्रांसपोर्ट होकर इंडिया आ रहा है, तो पहले तो कितने ISP से होकर गुजरेगा, पहले अमेरिका से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तब ना इंडिया में आएगा। समझ रहे हैं? इंटरनेट से होकर गुजरेगा, तो बहुत ही टाइम लग जाएगा उसको आने में। अब बहुत ज्यादा डेटा भी खर्च वर्च होगा, तो वही तो, बहुत जियोग्राफिकल लोकेशन सर्वर का जो जो पॉइंट है जहां पे हमको वीडियो देखना है, उससे दूर तो होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है ना कि जो सर्वर्स होते हैं जिनसे आप वीडियो स्ट्रीम करेंगे, वो आपके जहाँ पे स्ट्रीम करना चाहते हैं आप उसके पास में लाके रख दिया जाता है। जैसे कि इंडिया में स्ट्रीम करना है, तो यहाँ रख दिया, यहाँ से आसानी से आ जाएगा। देखिए होता क्या है, it reduces latency by placing content delivery networks, like it reduces latency by placing servers at exchange point between different networks। latency reduce करता है, मतलब कि आपको बहुत फास्ट आएगा, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी बहुत आसानी से मिल जाएगी आपको। मतलब कि आपको ऐसा महसूस होगा आप नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स के सर्वर से कनेक्टेड है, पर ये असली नेटफ्लिक्स का सर्वर नहीं होता है। ये बस एक उसका कॉपी होता है, यहाँ बस डेटा एक रख दिया जाता है, जो डेटा ज्यादा यूज किया जा रहा है इंडिया के रीजन में। जैसे कि ये इस जैसे मान लें इंडिया के सीडीएन पे वही सारे फिल्म्स होंगे जो इंडिया में लोग ज्यादा देखते हैं, उस डेटा को एनालाइज किया जाएगा। नेटफ्लिक्स करता है क्या, सबसे ज्यादा डेटा को एनालाइज करता है, इसीलिए अब उन सीडीएन में वही डेटा रखता है जो
इंडिया का लोग देखना चाहते हैं। तो इसी तरह स्पीड भी बढ़ गई, नेटफ्लिक्स बहुत चला गया, स्पीड भी बढ़ गई, कनेक्टिविटी भी बढ़ गई, रिलायबिलिटी भी आ गई, लेटेंसी लेटेंसी पूरी तरह से खत्म हो गई। अब बात करते हैं कि जब आप क्लिक करते हैं ना नेटफ्लिक्स की वीडियो पे देखने के लिए, जस्ट क्लिक कर रहे हैं, क्लिक क्या होता है, होता क्या है, ये जैसे कि आपका डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस में यहाँ क्लिक किया है, यहाँ पे होता क्या है ना, ये देखिए आप डिवाइस है आपका, अब आपके प्लान के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ना कि 720p भी देख सकते हैं, 480p भी देख सकते हैं, एचडी में देख सकते हैं, 4K में देख सकते हैं, आपका डिवाइस का प्लान के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को तो सब में रखना पड़ेगा ना, वीडियो को तो नेटफ्लिक्स के जो सर्वर है उसको सब सब पे स्टोर कर रखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं ना वो लोग, ट्रांसकोडर का इस्तेमाल करते हैं, इलास्टिक ट्रांसकोडर। वीडियो आती है, ट्रांसकोडर के अंदर जाती है और अलग अलग क्या कहते हैं रेजोल्यूशन में स्टोर हो जाती है, कहाँ पे, एडब्ल्यूएस के सर्वर पे, ठीक है। एडब्ल्यूएस के सर्वर पर सारी वीडियोज स्टोर्ड है, ओके, राइट। अब सीडियंस विल कम इनटू प्ले। फर्स्ट फर्स्ट पहले क्या होगा ना, पहले आप नेटफ्लिक्स के एडब्ल्यूएस सर्वर पर रिक्वेस्ट मारी है, ठीक है, आपने मारी रिक्वेस्ट। अब आप एडब्ल्यूएस का सर्वर आपको वीडियो नहीं भेजेगा, आपको भेजेगा 10 या 15 सीडीएन की लिंक्स। अब उस सीडीएन के लिंक आ गए आपके पास, अब आप क्या कीजिएगा, उस सीडीएन की लिंक पे रिक्वेस्ट भेजिएगा। नेटफ्लिक्स ओपन करें, सीडीएन है, अपना सीडीएन है नेटफ्लिक्स का, उस सीडीएन से आप कंटेंट स्ट्रीमिंग चालू कीजिएगा, उस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से आप कंटेंट स्ट्रीमिंग चालू कीजिएगा। अब आपको नेटफ्लिक्स का मास्टर प्लान बताता हूँ उन्होंने किया क्या है। इसका इनका सीडीएन वर्ल्ड का बेस्ट सीडीएन है। अब इन्होंने क्या किया है ना, खुद का सीडीएन नहीं बनाया। आप जब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ना तो होता क्या है कि आप जैसे कि गूगल के होम पे जो रिक्वेस्ट मार रहे हैं, ठीक है, तो होता ये है ना कि आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं मारते हो, आप पहले जैसे कि आपने फोन चलाया, फोन से रिक्वेस्ट गई आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, तो ये 3 4 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बाद जाती है गूगल के सर्वर पे। तो ये पूरे इंटरनेट को क्रॉस करके जाती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गूगल के सर्वर से डायरेक्ट प्रीमियम कनेक्शन मिल गया आपको, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे आईएसपी से होके जाती है। तो नेटफ्लिक्स ने सोचा कि इतने आईएसपी से होके जाएगी, भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा, और आईएसपी को वालों को भी लगा कि कि भाई इतना सारा नेटफ्लिक्स का 10 10 जीबी का वीडियो हम अगर अपने नेटवर्क पे भेजेंगे तो नेटवर्क पूरा चोक कर जाएगा मेरा। हुआ यही कि जब नेटफ्लिक्स ने इस मॉडल का इस्तेमाल किया कि अपने मेन सर्वर पे वीडियो को रखा, तो हुआ क्या कि 36% ऑफ इंटरनेट ऑफ अमेरिका ओनली कंसिस्टेड ऑफ नेटफ्लिक्स वीडियोस। बहुत क्लॉकिंग होने लग गया, तो चोक करने लग गया उनका इंटरनेट वहां पे। इन्होंने इसीलिए नेटफ्लिक्स ने चालाकी की, उन्होंने चालाकी की आईएसपीस वालों ने, भाई देखो तुम अपना जो जो वीडियो है ना वो मेरा आईएसपी वाले डेटा सेंटर पे ही लगा दो। तो होगा क्या ना, जैसे ये डिवाइस इनके जितने भी आईएसपीज हैं उनके डेटा सेंटर पे ये डिवाइस लगा होता है इस तरह से, देख रहे हैं। होता क्या है ना कि जब आप नेटफ्लिक्स का सीडीएन, ये डेटा सेंटर नेटफ्लिक्स का सीडीएन बन जाता है। अब आप जब सीडीएन पर रिक्वेस्ट मारते हैं तो इस डिवाइस में एक सर्वर लगा होता है, ठीक है, एनजिनिक्स नाम का सर्वर होता है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है अपना फ्री बीएसडी। तो ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और आपका वीडियो स्ट्रीम होने लगता है, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है नेटफ्लिक्स की तरफ से, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी कि इस डिवाइस में दुनिया के सारे वीडियोस तो स्टोर किए नहीं जा सकते ना, छोटा सा डिवाइस है, सर्वर बहुत बड़ा होता है, तो क्या करता है ना ये प्रिडिक्ट कर लेता है कि उस रीजन में कौन से वीडियोस ज्यादा देखे जा रहे हैं, ये बस उन्हीं वीडियोस को रखता है, एआईएमएल का इस्तेमाल कर प्रिडिक्ट कर लेता है। नेटफ्लिक्स बहुत बड़ी डेटा साइंस कंपनी मेरे हिसाब से, तो बहुत डेटा साइंस लगता है यहाँ पे। प्रिडिक्ट कर लेता है, फिर आप उन्हीं प्रिडिक्टेड वीडियोस को देखते हैं मेनली, फिर क्या करता है वही दिखाता है आपको। तो आपको अगर मान लीजिए प्रिडिक्ट नहीं कर पाया तो फिर डायरेक्ट एडब्ल्यू सर्वर से आपको स्ट्रीम करना पड़ेगा। अगर नहीं तो ये जो बगल वाला ओसी होगा, बगल वाला आईएसपी सर्वर होगा, वहां पे जाएगा। तो इस तरह से चलता है इनका आर्किटेक्चर, बहुत ही स्मूथ स्ट्रीमिंग होती है नेटफ्लिक्स की, दुनिया की बेस्ट, इसीलिए इतनी बड़ी कंपनी है वो। तो इस तरह से पूरा आर्किटेक्चर वर्क करता है जब आप क्लिक करते हैं। पहले आप क्लिक किया, एडब्ल्यूएस ने आपको लिंक भेजी, ठीक है, और लिंक से आप कनेक्ट हो गए और आप वीडियो स्ट्रीमिंग चालू हो गए। ये लगा कहाँ होता है, आईएसपी डेटा सेंटर पे। आपको कमाल की बात पता चली होगी यहाँ पे, आपने नोटिस किया कि नहीं कि आपका आपने कभी इंटरनेट को हिट ही नहीं किया, यू नेवर टच द इंटरनेट वाइल स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स वीडियो। ऑल्दो आप इंटरनेट से चला रहे हैं उसको, लेकिन आपने टच नहीं किया, क्योंकि आईएसपीज के जाल में वो गया ही नहीं, आईएसपीज कनेक्टेड नेटवर्क में वो गया ही नहीं।
तो हुआ क्या ना कि असली इंटरनेट को तो देखा ही नहीं उसने, कोई वीडियो ने तो। वो बस आपके घर के पास एक लगा हुआ था ऐसा डिवाइस, उससे स्ट्रीम हो गया। ये लगा था आईएसपीस के डेटा सेंटर में। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, यू फाइनली रीच द कंक्लूजन। अगर आप कंक्लूजन तक पहुंच गए, इस पार्ट तक पहुंच गए, तो मेरी बात मानिए, आप अपने दोस्तों से ज्यादा एजुकेटेड हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इतना तो नहीं पता होगा उनको, और यहाँ इस कंक्लूजन वाले पार्ट तक बहुत कम लोग पहुंचेंगे। तो इस वीडियो से क्या सीखा आपने? इस वीडियो से ये सीखा आपने कि जितनी भी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं इतना बढ़िया एक्सपीरियंस देने के लिए। अब आपके लिए कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर या नेटफ्लिक्स जैसा कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ब्लैक बॉक्स नहीं रहा है कि वो कैसे काम करता है। अगर आपको जानने में इंटरेस्ट था, तो आपका इंटरेस्ट पूरा हुआ। ब्लैक बॉक्स जो है बस बॉक्स बन गया है, आपको उसके पता है क्या क्या है उसके अंदर। So take a bow if you reach the conclusion of this video. Thank you. So here's the music for you. Aider, play it.